नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर भारत के हर व्यक्ति के मन में तमाम सवाल गूंज रहे हैं, जिन पर हम बारी बारी से जिक्र करेंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। रिपोर्ट के आखिर में आपको सीज फायर का असली कारण पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन पहले उन सवालों का जवाब जो आपके मन में गूंज रहे हैं। पहला सवाल कि सीज फायर क्यों हुआ और किसने कराया। तो आपको बता दें कि सीज फायर का पहला कारण पहलगाम हमले के बाद बढ़ा सैन्य और राजनीतिक तनाव, परमाणु युद्ध का खतरा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तर पर बातचीत शुरू की, लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता ने समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अपनी शर्तों पर द्विपक्षीय समझौता बताया, जबकि पाकिस्तान ने अमेरिका और अन्य देशों की भूमिका को स्वीकार किया। सीज फायर 10 मई 2025 को शाम 5 बजे प्रभावी हुआ। अब अमेरिका क्यों कूदा, इसका जवाब इस रिपोर्ट के आखिर में आपको मिलेगा। दूसरा सवाल है कि सीज फायर से क्या पाकिस्तान को रक्षा तैयारियों का समय मिल जाएगा। तो जवाब है हाँ, सीज फायर से पाकिस्तान को अपनी रक्षा तैयारियों के लिए समय मिल सकता है, खासकर चीन और तुर्की के समर्थन से। लेकिन भारत भी इस दौरान अपनी सैन्य और खुफिया क्षमताओं जैसे ऑपरेशन सिंदूर मिसाइल परीक्षण को मजबूत कर रहा है, साथ ही कूटनीतिक दबाव भी बनाए रखा है। तीसरा सवाल है कि क्या भारतीय सेना अपनी कार्रवाई केवल सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित रखेगी। तो जवाब है नहीं। भारतीय सेना की रणनीति सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर कुछ और करने की है। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले और 100 से ज्यादा आतंकियों के खात्मे को दिखाता है कि भारत अब स्ट्राइक एट विल नीति पर चल रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खुफिया तंत्र के साथ भी व्यापक कार्रवाई शामिल है। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच भेद करना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे में केवल आतंकियों पर ही कार्रवाई करना क्या भारतीय नागरिकों के साथ ज्यादती नहीं है जो आतंक के शिकार हो चुके हैं। इसका जवाब है हाँ, यह ज्यादती ही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई आतंकियों को समर्थन देती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य ठिकानों जैसे नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस को निशाना बनाया, जो दिखाता है कि वह व्यापक कार्रवाई कर रहा है, साथ ही कूटनीति से जनता की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रहा है। भारत क्या अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग से परेशान है या उसके लिए वह क्या रणनीति अपनाएगा। तो इसका जवाब है भारत क्वेड, रूस और फ्रांस जैसे सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। स्वदेशी हथियार जैसे ब्रह्मोस S-400 का भारतीय संस्करण विकसित कर रहा है और कूटनीतिक मंचों पर आतंकवाद विरोधी रुख अपनाकर अमेरिकी दबाव को संतुलित कर रहा है। चीन की सैटेलाइट ब्लॉकिंग क्षमता क्या पाकिस्तान को मिल रही है। अगर पाकिस्तान को मिल रही है तो चीनी सहायता को फिर भारतीय सेना कैसे डील करेगी या भारत सरकार कैसे डील करेगी। तो आपको बता दें कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्ट्रेटजी स्वदेशी सैटेलाइट रीसेट, कार्बोसेट या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसमें सम्यक है शक्ति सिस्टम है और अमेरिका इजराइल से खुफिया जानकारी के जरिए चीनी हस्तक्षेप को एक सीमित दायरे में रोका जा सकता है। क्वेड के जरिए कूटनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है। अगर मामला केवल आतंकवाद का है, केवल आतंकवाद से लड़ाई का है, तो क्या भारत को इजराइल के लिए अपने तमाम रक्षा संसाधन खोल देने चाहिए जिस तरीके से इजराइल ने भारत के लिए खोल दिया था। तो इसका जवाब है हाँ। भारत और इजराइल का रक्षा सहयोग, खासकर स्पाइस 2000 हारोप ड्रोन पहले से ही मजबूत है। पूरी तरह संसाधन खोलना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि भारत स्वदेशी रक्षा और अमेरिका रूस जैसे सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहता है। फिर भी आतंकवाद विरोधी सहयोग
को बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता है, खासकर जो इजरायल का रुख रहा है। क्या भारत तुर्की, मलेशिया, अजरबैजान को उनकी दगाबाजी के लिए कोई सख्त सजा मुकर्रर कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। कोई स्पष्ट सजा तो की जानकारी तो नहीं है, लेकिन भारत ने कूटनीतिक तरीके से खासकर तुर्की के दावे को खारिज करते हुए उसको आर्थिक रूप से चोट पहुंचा सकता है। आर्थिक कदम के जरिए मलेशिया के भी पाम ऑयल को कम करके, उसके आयात को कम करके मलेशिया को सबक सिखाया जा सकता है और क्षेत्रीय गठबंधन जैसे यूएई, सऊदी अरब के जरिए तुर्की पे भी दबाव बढ़ाया जा सकता है। अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया का सहयोग भी बढ़ाया जा सकता है और इसके जरिए भारत इन तीनों देशों को अपनी स्थिति जता सकता है। आखिरी सवाल है कि चीन ने भारत और पाकिस्तान के साथ 2025 के संघर्ष में आखिर कैसे और किस तरह से पाकिस्तान को मदद प्रदान की, जिसमें सैन्य, तकनीकी, कूटनीतिक और सूचनात्मक समर्थन शामिल था। तो आपको बता दें कि लड़ाकू विमान और मिसाइलों के जरिए सबसे पहले चीन ने समर्थन दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने चीन द्वारा निर्मित J-10C लड़ाकू विमानों और PL-15E मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने भारतीय वायुसेना के विमानों को निशाना बनाया। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान ने चीनी HQ-9P और HQ-16 सतह से सतह और सतह से हवा मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया, जिन्हें भारतीय हमलों के दौरान नष्ट कर दिया गया। ड्रोन और सैटेलाइट इंटेलिजेंस का उपयोग करके चीन ने अपने उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क का उपयोग करके भारतीय सैन्य गतिविधियों की निगरानी की और पाकिस्तान को रियल टाइम जानकारी दी। कहा जाता है कि चीन ने भारतीय सैटेलाइट को भी कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था। कूटनीतिक और सूचना आदान प्रदान करके चीन ने पाकिस्तान की भारी मदद की। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर भारत के खिलाफ प्रस्तावों को ब्लॉक किया। इतना ही नहीं, चीन और तुर्की ने पाकिस्तानी सेना के झूठे दावों को वैश्विक स्तर पर फैलाने में मदद की। चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट जैसे ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने पाकिस्तान के पक्ष में जानबूझकर गलत सूचनाएं प्रसारित की। चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता जारी रखी, जिससे पाकिस्तान को युद्ध के दौरान वित्तीय स्थिरता मिली। इस संघर्ष के दौरान चीनी रक्षा कंपनियों के शेयरों में उछाल आया, जिससे पता चलता है कि चीन पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति जारी रखेगा। चीन ने समुद्री और साइबर युद्ध में पाकिस्तान की सहायता की। चीन ने मछली पकड़ने वाले जहाजों को भारतीय नौसैनिक अभ्यासों के पास तैनात किया, जो वास्तव में खुफिया जानकारी जुटाने का काम कर रहे थे। चीन ने पाकिस्तान को भारतीय संचार और रक्षा नेटवर्क को डिसरप्ट करने के में तकनीकी सहायता प्रदान की। चीन ने पाकिस्तान को सैन्य, तकनीकी, कूटनीतिक और सूचनात्मक स्तर पर व्यापक सहायता प्रदान की, जिससे भारत के लिए यह संघर्ष और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। यह सहायता असल में चीन की रणनीति का एक हिस्सा रही, जिसका उद्देश्य भारत को क्षेत्रीय संघर्षों में उलझाकर उसकी आर्थिक और सामरिक प्रगति को रोकना था। आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब देंगे हमारे साथ दो खास मेहमान, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नूर खान बेस में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भंडारण को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों की टीम रावलपिंडी पहुंची हुई है। क्षेत्र में रेडिएशन की सूचना मिल रही है। मिस्र, एक और बड़ी खबर आ रही है कि मिस्र की उड़ान संख्या EGY-1916 नामक उड़ान संख्या पर आया एक विमान बोरोन की आपातकालीन खेप लेकर रावलपिंडी में उतरा हुआ है। बोरोन एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग रेडियोधर्मी विकिरण को, या कहा जाए एटॉमिक रेडिएशन को कम करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि बोरान नील डेल्टा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसे पाकिस्तान भेजा गया है। बोरान की संख्या बता रही है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां कथित तौर पर नूर खान बेस पर
पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद विकर्ण फैल रहा है। इस खबरों को लेकर अभी भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन लगभग जिस तरीके से गतिविधियां मिल रही हैं, राडार सिस्टम बता रहे हैं, उससे इस खबर की पुष्टि भी होती है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट हैं, संजीव श्रीवास्तव जी विदेशी मामलों के जानकार और कर्नल दिनेश शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ। पहला सवाल यही है संजीव श्रीवास्तव जी कि क्या इसी हादसे के चलते सीज फायर हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी इसको कोई हादसा कहना मैं उस पे कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी ये तथ्य सामने जब आएंगे और सारी स्थितियां जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक जाहिर है कि मैं इसके बारे में कोई कंक्लूसिव कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि हादसा था या क्या, या वहां पर किस तरीके की स्थिति हमें थोड़ा भी इंतजार करना होगा। अभी तथ्य और जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं, लेकिन जो सीज फायर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि भारत इस पूरे विषय को लेकर के जो भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स थे एंटी टेरर स्ट्राइक के, वो भारत ने हासिल कर लिए थे और भारत इसको फर्दर एस्केलेट नहीं करना चाहता था। और भारत ने ये स्पष्ट कहा था पाकिस्तान को कि यदि आप इसे फर्दर एस्केलेट नहीं करेंगे तो हमारा आगे एस्केलेशन का और युद्ध का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यदि आप इसको एस्केलेट करेंगे तो फिर हम उसको माकूल जवाब देंगे। संजीव जी, इस बारे में आधिकारिक पक्ष की बात करें तो भारत की तरफ से कहा गया कि यह दो पक्षीय वार्ता का नतीजा था, यानी डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, उसके बाद से सीज फायर का रास्ता खुला। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, चीन सहित कई देशों को मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इसकी पुष्टि की है कि ब्रिटेन भी कुछ दिनों से बातचीत में शामिल था। वहीं भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ ने 10 मई 2025 को दोपहर 3:35 पर अपने भारतीय समकक्ष को फोन किया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने शाम 5 बजे सभी सैन्य कार्रवाइयां रोकने पर सहमति जताई। ये तो आधिकारिक बयान है। इसके बाद भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि भारत जहां बता रहा है कि यह दो पक्षीय वार्ता का नतीजा था, वहीं पाकिस्तान कह रहा है कई देशों के प्रयासों का नतीजा था। तो अब इसे किस तरीके से समझा जाए संजीव जी? ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं अनेक चैनल्स पे मैं स्वयं जाता हूं और इस तरीके के सवाल उठते हैं और मैं बार बार इस बात को क्लैरिफाई मैं करने की कोशिश की कि ये जो पूरा विषय था वो अमेरिका के द्वारा, कुछ अन्य देशों के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बढ़े हुए तनाव को डी एस्केलेट करने के लिए जो कोऑपरेशन दिखाया गया, जो सहयोग दिखाया गया, ये उसी को वो वहीं तक ये सीमित है। इसे मध्यस्थता कहना, मीडिएशन कहना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में ये बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित है और इस बात को भारत सभी राष्ट्रों को समय समय पर बताता भी है जहां कहीं भी कोई भ्रम और की स्थिति बनती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो द्विपक्षीय तरीके से ही हल किए जा सकते हैं। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी और ये बात अमेरिका भी जानता है, ये बात यूनाइटेड नेशंस भी जानता है, ये बात सभी राष्ट्र जानते हैं। और लेकिन ये भी हमने देखा है कि पाकिस्तान अपने इस शिमला समझौते के कमिटमेंट को और लाहौर डिक्लेरेशन के कमिटमेंट को वायलेट करने की कोशिश भी करता है और पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि किसी तरीके से कोई आकर के मध्यस्थता वाला एक स्टैंड लेके खड़ा हो जाए ताकि भारत को नीचा दिखाया जा सके और भारत को। असल में संजीव जी, अगर सीधे शब्दों में जनता को बताना हो तो पाकिस्तान धोखेबाजी, मक्कारी से बाज नहीं आ रहा है। वह किसी समझौते पे हस्ताक्षर करता है लेकिन उसको मानता नहीं है। कर्नल दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट।
कर्नल दिनेश शर्मा जी, पाकिस्तान की सेना ही आतंकी है, आतंक की फैक्ट्री है। ऐसे में केवल आतंकी की बात करना और सर्जिकल स्ट्राइक करना, क्या भारत की जनता को उस धीमी मौत से निजात मिल सकती है जो पाकिस्तानी सेना लगातार जारी रखे है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे थे हमारे श्रीवास्तव साहब से, तो मैं उसमें ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि चाहे युद्ध हो या कोई किसी प्रकार का भी दो देशों के बीच में कोई मनमुटाव हो, तो बैकडोर चैनल जो है वो हमेशा काम करते रहते हैं। लोगों के सामने ये बातें ना आए, लेकिन मेरा मानना है कि बैकडोर जो चैनल होते हैं और बैकडोर जो कन्वर्सेशन होती हैं वो चलती रहती हैं। ये मैं पॉइंट ऐड करना चाहता था। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए साहब, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आज से पहले हम लोग क्या करते थे, जब भी हमारे ऊपर किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक आता था पाकिस्तान से, तो हम लोग जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाते थे, उनको बताते थे कि इस प्रकार की हरकत पाकिस्तान कर रहा है और इसके बाद हम कुछ नहीं करते थे। लेकिन इस बार आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस बार हमने अपनी स्ट्रैटेजी, हमने अपनी कूटनीति या डिप्लोमेसी के अंदर बहुत सारा चेंज किया है। इस बार हम वर्ल्ड बॉडी के पास नहीं गए, हमने सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया है, लेकिन हमने डायरेक्टली जो हमने कह के जो है उनके 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया। हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारी आतंक के अगेंस्ट लड़ाइयाँ हमारी किसी और सेना के साथ या सिविलियंस के साथ कुछ नहीं है, और हमने अपनी नैतिकता का प्रमाण दिया कि हमने किसी प्रकार की भी कोलैटरल डैमेजेस या सिविलियन एरिया के ऊपर अटैक नहीं किया। उसके बाद जो है उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व होगी, उसके बाद हमने अपना मुंह तोड़ जवाब दिया था। मुंह तोड़ जवाब दिया है कर्नल दिनेश शर्मा जी। पूरा देश जानना चाहता है कि क्या हमारी जो कार्रवाई है वो सर्जिकल स्ट्राइक पे ही आके खत्म हो जाएगी? क्योंकि जब पूरी सेना ही आतंक को अपना हथियार बना ले तो कार्रवाई तो पूरी होनी चाहिए, संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। देखिए, संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे या जो एम थे, चाहे वो पॉलिटिकल एम है, मिलिट्री एम है या साइकोलॉजिकल एम है, वो हमारा पूरा हो गया था। पॉलिटिकल एम हमने जो है जैसा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था वो हमने करके दिखाया, हमारी भारतीय सेना ने करके दिखाया। मिलिट्री एम जो था वो पाकिस्तान का हमने मिथ तोड़ा कि उनके दिलो दिमाग में हमेशा ये रहता था कि भारतीय सेना सिर्फ एलओसी में या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ही स्ट्राइक करेगी, लेकिन हमने उनके हार्टलैंड पंजाब और बाकी जगहों के ऊपर भी हमने अब स्ट्राइक किया। तो ये एक प्रकार का जो था मिथ था वो पाकिस्तान के दिलो दिमाग से निकल गया। अब मैं बात आता हूँ कि टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है। देखिए डॉक्टर साहब, जिस समय 11 एयर बेसिस और उनके जो 3 रडार सिस्टम है या अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जब उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जिस प्रकार से आपने शुरू के अंदर रिपोर्ट के अंदर कहा न्यूक्लियर के बारे में, तो जब हमने नूर खान एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया, तो नूर खान जो है वो एक प्रकार से उनका बहुत ही सेंसिटिव एयरबेस है जो कि रावलपिंडी में है, और रावलपिंडी के अंदर ही इनका GHQ है, एयर हेडक्वार्टर है, नवल हेडक्वार्टर है, और उससे तकरीबन 10 किलोमीटर की दूर जो है इनका पॉलिटिकल हब सेंटर है, दैट इज इस्लामाबाद। दूसरी ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो हमने सरगोदा के एयरबेस को अटैक किया हमने, उसके पास ही जो है किराना हिल के ऊपर एज पर द मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है, वहां पर इनकी न्यूक्लियर एक्सेस है। तो मेरा ये मानना है, एक सैनिक मेरी असेसमेंट ये है कि जिस समय हम सरगोदा को हमने टच किया है, उस समय पाकिस्तान की टांगे कांपने लग पड़ी कि अब जो है कहीं ऐसा ना हो हमारी न्यूक्लियर एसेट्स को भी ना बर्बाद कर दे। एक प्रकार का भय। बेहद अहम बात बता रहे हैं कर्नल दिनेश शर्मा जी आप। यही सवाल मेरा भी है। संजीव जी, भारत पाकिस्तान युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट महज एक दिन पहले कह रहे थे, वेंस कह रहे थे कि हमारा भारत पाकिस्तान के युद्ध से कोई लेना देना नहीं। 24 घंटे बीते नहीं थे कि ट्रंप आते, उनका ट्वीट आता और कहते हैं कि अब सीज फायर के लिए दोनों देशों में
एक रजामंदी हो गई है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, किस घटना के कारण इतना बड़ा बदलाव देखते हैं? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो निगाहें थी वो पूरी तरीके से भारत और पाकिस्तान के इस करंट ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन थी उसके ऊपर टिकी हुई थी। और अमेरिका की तरफ से यद्यपि कि जरूर राष्ट्रपति ट्रंप ने, जेडी वेंस ने कुछ ऐसे बयान दिए कि जैसे कि ऐसा इंप्रेशन गया कि अमेरिका उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि अमेरिका सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान के संबंधों के विषय पर कोई बहुत ऐसी टिप्पणी वो नहीं करना चाहता जो कि इस तरीके का इंप्रेशन दे कि अमेरिका भारत के और पाकिस्तान के बीच में कोई मध्यस्थता इत्यादि करने के बारे में सोच रहा है। और ये जो इंप्रेशन है वो जाहिर है कि उसने अमेरिका ने शुरुआती दौर में ऐसे बयानों में दिखा, लेकिन अमेरिका का चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो वहां का व्हाइट हाउस हो, उसने समय समय पर स्पष्ट किया कि व्हाइट हाउस और विदेश मंत्रालय अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट वो लगातार भारत और पाकिस्तान के साथ संपर्क में था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको लेकर के अमेरिका की भी बहुत ही क्लोज वॉच पाकिस्तान पे रहती है। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका पाकिस्तान में अपने एंगेजमेंट बनाए रखता है और उसके न्यूक्लियर एसेट्स पर वॉच रखने के लिए ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी बहुत क्लोज वॉच रहती है। और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो जाहिर है कि वो अनेक वजहों से भी, आतंकवाद इत्यादि की वजह से भी वल्नरेबल नजर आते हैं। तो ऐसे में यदि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता तो किसी भी तरीके का बड़ा जो खतरा है वो न्यूक्लियर एसेट्स के संदर्भ में आ सकता था। तो ये भी एक विषय अवश्य था कि जिसकी की वजह से अमेरिका हो चाहे अन्य राष्ट्र हो वो इस बात को लेकर के अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। मैं फिर कहूंगा सहयोग प्रदान कर रहे थे, मध्यस्थता नहीं कर रहे थे। और असिस्टेंस उन्होंने प्रोवाइड कराया, एक गुड ऑफिसर्स अपने प्रोवाइड कराए ताकि भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत करके एक डी एस्केलेशन की तरफ बढ़े। और भारत का भी देवन से आपने अगर देखा होगा तो हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री जी ने स्वयं और हमारी दो वायुसेना और थल सेना के अधिकारियों ने भी इस बात को कहा कि एस्केलेशन का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन एस्केलेशन होगा या नहीं होगा ये पाकिस्तान के बिहेवियर पर निर्भर करेगा। यदि पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो फिर जाहिर है कि भारत के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा उसको रिस्पॉन्ड करने का। और जब पाकिस्तान ने एस्केलेट करने की कोशिश की तो भारत ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट था। मैं कहूंगा भारत का जो रिस्पॉन्स था बहुत ही प्रोपोर्शनेट था। भारत ने संजीव जी, अब यह खुली तौर पे सबके सामने आ चुका है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों में अब भेद कर पाना या अंतर कर पाना बेहद ही मुश्किल है। उनके जनाजे में तमाम पाकिस्तानी जनरल शामिल होते हैं और पाकिस्तानी जनरल्स के जनाजे में आतंकवादी शामिल हो रहे हैं। मालूम चलता है कि उनकी जो एसएसजी वाली फोर्स है वहां से कमांडेंट निकाले जाते हैं और आतंकवादियों की ट्रेनिंग देते हैं, खुद आतंकवादी बनते हैं। ऐसे में एक सीमित दायरे में कार्रवाई, क्या लगता है भारत को कोई निजात मिलेगी आतंकवाद से? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और आतंकियों के विरुद्ध जो भारत का जो एक्शन है वो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना रहा है। मैंने आपके शोज में और आपके चैनल के माध्यम से अन्य जगहों पर भी लगातार इस बात को कहा है कि हमारा जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है वो सस्टेन्ड होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि युद्ध काल में ही ये ऑपरेशन हो, कोई हमला हो जाए उसके बाद हम सिर्फ रिस्पॉन्स के तौर पर, प्रतिक्रिया के तौर पर कार्रवाई करते हैं फिर शांत बैठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो ऑपरेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि ये जो आतंकियों के ऊपर लगातार एक संजीव जी, आप बेहद अहम बात कर रहे हैं, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। क्या पाकिस्तान अपनी आतंकवाद वाली गतिविधियों से बाज आएगा या नहीं? आना ही होगा, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा, आना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कर्नल दिनेश शर्मा जी, इसी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। क्या पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज आ जाएगा इस युद्ध के बाद या कुत्ते की दुम ही रहेगा? देखिए जी, कुत्ते की दुम जो है काट तो दी है हमने,
सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट तक तो इसकी टेढ़ी रही थी, तो अब ये मेरा मानना है कि हमने काट दी है। हमने एक प्रकार से उनके दिलो दिमाग के अंदर एक पाकिस्तान आर्मी में भय का वातावरण कर दिया। अगर हम पंजाब और मेन हार्टलैंड के अंदर ना स्ट्राइक करते तो शायद वो दोबारा हिम्मत कर पड़ता। पर देखिए, पाकिस्तान के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते हैं। अब जो हमारी पॉलिसी बनी है, जो कि पाकिस्तान को भी और पूरे विश्व को भी पता चल गया है कि हमारे ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक होता तो हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। इसके साथ ये मेरा खुद का विचार है कि हमारी आर्मी को या हमारी भारतीय सेना को हर महीने कुछ ना कुछ टारगेट जो है पाकिस्तान के तैयार करके रखने चाहिए, उनको अपग्रेड करके रखना चाहिए। हर महीने ये ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए था। जैसे हमारे संजीव श्रीवास्तव साहब ने भी थोड़ा हिंट दिया था कि एंटी टेररिस्ट ग्रिड जो है ये गतिशील रहना चाहिए। उसी प्रकार से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को उनके कुछ टारगेट जो है वो बिल्कुल अपडेट रखने चाहिए कि जैसे ही दिनेश शर्मा जी, मैं इसके आगे जाना चाहता हूं। भारत को अपनी तैयारी पूर्ण युद्ध के तौर पे हर दिन 24 घंटे में किसी वक्त भी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है। आप लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन तक तो ये शांत रहेगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी, चूंकि बार बार पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है जब आप रिलैक्स होते हैं दोबारा पीछे से आके हमला करता है। इसके हमला करने वाली प्रवृत्ति को, इसके डसने वाली प्रवृत्ति को खत्म करना होगा। जैसे सांप के दांत तोड़े जाते हैं, वैसे जब तक इसके दांत नहीं निकाले जाएंगे आतंकियों वाले, तब तक ये डसता रहेगा। आप दोनों चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।